दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है तो होती है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ही होता है जो किसी भी कंपनी को उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। ये प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से कंपनियां बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन बनती है। ये प्रोडक्ट होता है कि जिसकी वजह से उन कंपनी का विजन मिशन ग्राहकों के प्रति ग्राहकों को दिखता है, समझता है और फिर ग्राहक उनके प्रति कमिटेड होते हैं, वो ब्रांड बन जाता है। दोस्तों इनफैक्ट कंपनियों की शुरुआत ही होती है इस प्रोडक्ट की वजह से। अगर आप बिजनेस की व्याख्या देखोगे है कि किसी उत्पादन किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना और उसको बेचना, जिस प्रोडक्ट से कस्टमर का कंज्यूमर का कोई सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम हल हो या उसकी जिंदगी बेहतर हो और पैसे कमाना, तो सब कुछ शुरुआत होता है, सब कुछ डिपेंड होता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए किसी भी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती है उनका एक ही फोकस होता है कि कैसे मैं अपना प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ बनाऊं, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाऊं कि मैं इस कंपटीशन के बहुत हमेशा आगे रहूं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जो इस कैटेगरी में नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें ये कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। वो चीजें सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, सिर्फ उनके फैमिली के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, यहां तक कि देश के लिए अति आवश्यक होती है। और इस चीजों में आते हैं ईंधन और ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा और ईंधन इतने जरूरी है कि देश की समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी आज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो देश जो 100% इस ऊर्जा और ईंधन में स्वयं पूर्ण है वो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं कंपेयर टू वो कि जो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। सोचिए कि अगर 2 दिन पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, सोचिए कि अगर 24 घंटे आपके यहां अगर बिजली नहीं है तो क्या फर्क पड़े। इतनी जरूरी है आज की तारीख में ये ऊर्जा और ईंधन। और इसीलिए जो कंपनियां इस सेक्टर में काम करती है, जो कंपनी ऊर्जा और ईंधन में काम करती है वो राज करती है, कई सालों तक राज करती है। अगर आप आज के वैल्यूएशन के जमाने में देखोगे कि पहले 10 कंपनियां, पहले 50 कंपनियां, ये जो वैल्यूएशन का गेम है, इस वैल्यूएशन में शायद आजकल वो नहीं है। क्योंकि वैल्यूएशन में क्या होता है, वैल्यूएशन की जो मेथड होती है उसमें होता है कि आज आप कितना बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, उससे भी ज्यादा आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी, ये कंपनी, ये सेक्टर कैसे बेहतर होगा, इसके ऊपर से ये वैल्यूएशन किया जाता है। उस शेयर्स का वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन होता है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। तो इस श्रृंखला में अगर हम ऊर्जा और ईंधन के बारे में, उस कंपनियों के बारे में देखोगे तो शायद वैल्यूएशन के बारे में पीछे है। लेकिन एक्चुअल अगर बिजनेस की बात करें, एक्चुअल बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा धंधा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर आज भी कोई कंपनी कर रही है तो वो ये सभी ऊर्जा और ईंधन में काम करने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियों का साम्राज्य है। आज की तारीख में ये कंपनी यानी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी के कई सारे सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। और दोस्तों बात सिर्फ कंपनियों की नहीं है। ऐसे देश, जिस देश में इस ऊर्जा और ईंधन का बहुत बड़े स्केल में उसका उत्पादन होता है, ऐसे देश जो बाकी के देशों का इस ऊर्जा और ईंधन को का सप्लाई करते हैं, वो देश भी आज किंग है। वो देश भी पूरी दुनिया में अपनी चीजें डिक्टेट करते हैं। अभी देखिए ना, रशिया, ओपेक, अभी ऐसे देश है, अभी सऊदी अरेबिया या यूएई, ये ऐसे देश है कि जहां आप जाओगे तो शायद उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपको पेड़ नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे अमीर लोग है वहां। क्यों? ऊर्जा और ईंधन। रशिया जो इतनी सारी चीजें करते हैं जिसकी निंदा कई सारे देश करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं होता, क्योंकि रशिया आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा और ईंधन का सप्लायर है। दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती।
जिसमें आप कौन सी बड़ी कंपनी है, आपका क्या लोगो है, आप क्या प्रमोशन करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ जरूरत ये होती है कि वो ऊर्जा और ईंधन आपने सही दाम पे देना चाहिए। अब मान लो कि आप बहुत बड़ी कंपनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ऊर्जा और ईंधन को ज्यादा कॉस्ट में बेचेंगे। मोमेंट अगर आपने 1 रुपया 2 रुपया भी महंगा बेचा तो लोग, कस्टमर आपसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम में लगता है। अगर आपके पास बहुत महंगी गाड़ी भी है तो भी आप 2 रुपया 4 रुपया महंगा अगर पेट्रोल होगा, डीजल होगा, वो नहीं लेते। और एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल, एक केस स्टडी हमारे सामने भी है ना। रिलायंस जो अभी तक रिफाइनरी में काम करता था, ऑफ कोर्स रिफाइनरी उनके मेन बिजनेस है, तो उन्होंने रिटेल आउटलेट्स की शुरुआत की, उन्होंने पेट्रोल पंप की शुरुआत की। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके जो पेट्रोल डीजल के दाम थे, वो बाकी की जो कंपनियां रिटेल आउटलेट में काम कर रही थी उनके 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 कंपैरिजन में 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए ज्यादा महंगे थे, क्योंकि बाकी की सभी कंपनियां ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थे और वो सब्सिडी उनको गवर्नमेंट की मिलती थी, इसलिए इनके पेट्रोल डीजल के दाम महंगे थे। और और रिलायंस ने पूरी कोशिश की ये बताने की कि उनका ईंधन कितना बेहतर है ये सब, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके उनके पंप बिल्कुल चले नहीं और फाइनली अल्टीमेटली अभी वो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ वो अपना कारोबार बढ़ा रहा है। लेकिन आज की तारीख में ये जो मार्केट रेट है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कोई भी ब्रांड वगैरह नहीं चलता, ईंधन और ऊर्जा में सिर्फ चलता है वो चीज जो सही दाम पे कस्टमर को मिले। ये ऐसा सेक्टर है दोस्तों, आज इस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर की थियरी मैं आज नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि ऊर्जा और ईंधन के कई कौन से प्रकार हैं, कैसे होते हैं, तो थियरी में नहीं जाते। आज सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, और बिजनेस में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करते, हम सिर्फ उस चीज की बात करते हैं, उस सेक्टर की बात करते हैं जो सेक्टर आज भी पूरी तरह से राज कर रहा है, और वो है फॉसाइल फ्यूल। दोस्तों इस फॉसाइल फ्यूल की बात अगर हम करें तो उसके कई सारे प्रोडक्ट्स आज मार्केट में है। अभी इस प्रोडक्ट्स का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो उसका उपयोग क्या होता है उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोडक्ट, कुकिंग के लिए प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट, बिजली तैयार करने के लिए प्रोडक्ट। तो ये एक वर्गीकरण हुआ। और दूसरा वर्गीकरण क्या है? दूसरा वर्गीकरण है कि ये जो ईंधन के अलग अलग प्रकार है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी फिजिकल जो स्थिति है उसके हिसाब से, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, घन रूप, द्रव रूप और वायु रूप। और ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा प्रचलित है, और इसमें सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो होती है घन रूप ईंधन से। और घन रूप जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला। दोस्तों पिछले 200 सालों से हम इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, 200 साल भी अभी तक नहीं हुए, लेकिन जब से हमने शुरुआत की है जीवाश्म ईंधन की, तब से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी ईंधन का उपयोग मनुष्य ने किया है इस धरती के ऊपर, सबसे ज्यादा, और आज भी यानी डे 1 से लेकर आज भी सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी ईंधन का होता है तो वो है कोयला, बहुत ज्यादा। इतना ही नहीं, इस ईंधन की वजह से, जीवाश्म ईंधन की वजह से आज हम बहुत बड़े संकट में हैं। वो संकट है ग्लोबल वार्मिंग का, वो संकट है क्लाइमेट चेंज का। इसमें क्या हो रहा है कि ये इस ईंधन का उपयोग करके हम अपना वातावरण का और पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द जो वातावरण है उस वातावरण में कुछ ऐसे वायु जा रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया भी बहुत बड़े संकट में है। और दोस्तों ऐसे गैसेस जो तापमान बढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अगर किसी ने तैयार किए होंगे तो वो है कोयला। आज के तारीख में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है वहां वातावरण में, जिसकी वजह से हम ये संकट को देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस किसने छोड़ा होगा तो वो है कोयला। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ा, आज कोयले को सबसे बड़ा दुश्मन मानव जाति का कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा उपयोग आज भी उसका करते हैं हम। आज भी ऊर्जा और इस ईंधन के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है हम कोयले के ऊपर। भारत की परिस्थिति देख लीजिए आप, 15 साल पहले हम बिजली तैयार करने के लिए ऑलमोस्ट 55%
इतना कोयला इस्तेमाल कर रहे थे, और आज भी 15 साल के बाद भी 55% से ज्यादा कोयला हम बिजली तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोडक्शन भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल सितंबर में, यानी सितंबर 2022 में जितना कोल का प्रोडक्शन था, और इस साल सितंबर में यानी पिछले महीने जितना प्रोडक्शन था, वो 16% ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि कोयले को जरूरत है कि ब्रांडिंग की, कोयले को जरूरत है कि पैकेजिंग देखने की, ब्रांड करने की, या उसकी मार्केटिंग करने की, प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं। इतनी बुरी तरह से हम इस कोयले के ऊपर, इस ऊर्जा और ईंधन के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा जो है वो है द्रवरूप ईंधन, द्रवरूप जीवाश्म ईंधन, और वो है क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल का वर्गीकरण, इस क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होती है, और उससे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं। सबसे पहले है पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोल पंप पे हमें मिलता है। लेकिन ये विमान, हवाई जहाज जो उड़ते हैं उसके लिए जो फ्यूल लगता है वो भी इससे आता है, जेट फ्यूल। उसके अलावा एलपीजी जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं वो भी यहां से आता है। केरोसिन, नाफ्ता, ये सभी प्रोडक्ट इससे आते हैं। इसके अलावा भी हमें ये भी पता है कि इस क्रूड ऑयल से कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल तैयार हो रहे हैं, और वो ये केमिकल्स कई सारे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल करके जाते हैं। तो ये हुआ द्रवरूप जीवाश्म ईंधन। तीसरा है वायुरूप जीवाश्म ईंधन, यानी क्या? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इस प्राकृतिक गैस को भी रिफाइनिंग करके दो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं आज। वो एक सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरा पीएनजी, वो घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो जीवाश्म ईंधन है ना, ये कोयला, ये क्रूड ऑयल, ये गैस, ये किससे बनी है? तो ये बनी है बायोमास से। ये पूरा फ्यूल बना है हमारे जीव से यानी जीव, यानी वनस्पति और प्राणी से। हमारी ये धरती अभी 450 करोड़ साल से चल रही है, 450 करोड़ साल से। 350 करोड़ साल से इस धरती के ऊपर अन्य तरह के जीव है, प्राणी है, वनस्पति है, और जितने हमें दिखाई देते हैं जमीन के ऊपर उससे कई ज्यादा पानी में है। तो 350 करोड़ सालों से जब से ये जीव यानी वनस्पति और प्राणी जब मृत होते हैं तो नीचे जाते हैं। अभी नीचे जाके इनसे ही बना है ये पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल, ये कोयला और ये प्राकृतिक गैस। और 350 करोड़ साल का मतलब यह है कि आज अगर दुनिया में, धरती के ऊपर कहीं भी आप अंदर जाओगे तो आपको वो पेट्रोल, आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, आपको गैस मिलेगी, आपको कोयला मिलेगा। ऐसी परिस्थिति है। लिमिटेशंस कहां है? लिमिटेशंस हमारे ऊपर है कि हम कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम कितने टेक्नोलॉजी डेवलप करके कितनी विध्वंसक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और कितने इस धरती के पेट में अंदर जा रहे हैं, और नीचे तो मिलने वाला है ऐसे। लेकिन ये एक बात है कि अगर हमने ऐसा किया तो इतना फ्यूल हमको मिल सकता है कि आगे के हजारों साल वो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफ कोर्स अगर यही काम चलता रहेगा तो अभी कुछ सालों के अंदर ही हम अपने खुद का विनाश करेंगे, ये बात अलग है। अब इसकी भी एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूं। वो केस स्टडी ये है, अमेरिका एक टाइम पे ईंधन के लिए बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। वो बाहर के देशों से कोयला, प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल मंगाता था। 2007 में अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की और अंदर जाने की, और अंदर घुसने की। शेल करके वहां एक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके अंदर जाके, पृथ्वी के अंदर जाके वो प्राकृतिक गैस निकालने की टेक्नोलॉजी उन्होंने की। और बस फिर उनको बहुत सारा प्राकृतिक गैस मिला, और आप देख सकते हैं 2008 के बाद अमेरिका का जो प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन है, जिसे वो शेल गैस कहते हैं, वो इतना बड़ा है कि आज की तारीख में अमेरिका ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण है। तो ये चीज है, यानी कल जाके ऐसी कुछ विध्वंसक चीज हम तैयार करेंगे और अंदर घुस सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी कर नहीं सकते, इतने गहरे संकट में हम लोग हैं। तो ये है ऊर्जा और ईंधन। इसमें जो रिफाइनरीज होती है, यानी ये सब क्रूड ऑयल या क्रूड गैस को रिफाइन करके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, इसमें भी काम करने वाली कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनकी सिर्फ रिफाइनरी है। ऐसी भी बहुत बड़ी कंपनियां, हमारे देश की भी नंबर 1 कंपनी जो है ना, नंबर 1 की कंपनी सिर्फ एक काम करती है रिफाइनिंग का, फिर भी हमारे देश की नंबर 1 कंपनी। तो सोचिए अगर रिफाइनिंग करने वाली कंपनी इतनी बड़ी है तो जो कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है, जो इसका निर्माण करती है, वो कितनी बड़ी ताकत है। और इसके बाद जो आखिरी चीज है इस पूरी श्रृंखला में, आखिरी चीज
इस बिजनेस में जिसमें कस्टमर को ये माल दिया जाता है, वो है रिटेल आउटलेट्स, वो है पेट्रोल पंप, वो है गैस एजेंसी। और यहां इस लेवल पे हो सकता है ब्रांडिंग करें लोग, वो इस लेवल पे ब्रांडिंग होती है, उस लेवल पे कंपनी वाला जो कुछ जिसकी रिटेल आउटलेट्स होते हैं वो अपने नाम बेचता है। लेकिन आज भी अगर पूरे भारत में जितने भी उद्योजक है जो जो बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अच्छा इनकम जिनको चाहिए, अगर वो देखोगे तो उनका एक सपना सपना नहीं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि मुझे कहीं कुछ भी करके एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाए, मेरा एक पेट्रोल पंप हो जाए, मेरी एक गैस एजेंसी हो जाए, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये दुनिया का सबसे बेहतर इनकम है, तो मुझे चिंता नहीं फिर भी भविष्य की, क्योंकि उनको पता है कि एक बार पेट्रोल पंप हुआ, एक बार गैस एजेंसी हो गई, तो ये तो हमेशा लगता है ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती, इतना बेहतर, इतना अच्छा ये बिजनेस है। और ये आज की तारीख में परिस्थिति है कि इस लेवल पे सिर्फ ब्रांडिंग होती है, लेकिन जो इस ईंधन और ऊर्जा का निर्माण करते हैं वो दुनिया की बहुत बड़ी ऐसी ताकतें हैं। दोस्तों, पूरा इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये पूरा पूरा इस फ्यूल के, इस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी आप देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अलग अलग देशों में व्यापार होते हैं, तो इस व्यापार में सभी कमोडिटीज एक तरफ, यानी हम बोलते हैं ना कि आयात में इतनी सारी चीजें हैं, निर्यात में इतनी सारी चीजें, सब एक तरफ, और ईंधन और ऊर्जा एक तरफ। इतना ज्यादा इंफ्लुएंस ईंधन और ऊर्जा इस सारी चीजों पे करते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा सा इतिहास समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। प्राचीन कालखंड में और मध्य युगीन कालखंड की शुरुआत तक पूरी दुनिया में एक बैलेंस टाइप का था। सबसे बड़ी ताकत बिजनेस की अगर कोई थी तो भारत था। ऑफकोर्स दुनिया के लिए 40 से लेकर 60% जीडीपी का निर्माण, उत्पन्न का निर्माण भारत करता था। और उस टाइम था रोमन साम्राज्य, जो आज की तारीख में नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया और यूरोप है। जैसा हमारा भारतवर्ष है, तो वहां उस टाइम वो एक रोमन साम्राज्य था। इस पूरे इलाके, वहां के राजा ने, उन्होंने उस पूरे कालखंड में एक प्रकार का पॉलिटिकल एक बैलेंस तैयार करके रखा था, ट्रेड का बैलेंस तैयार करके रखा था, और बाकी सभी जो देश वगैरह है वो सब नियंत्रण में थे। पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण में था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से रोमन साम्राज्य का अस्त हुआ, अब ये रोमन साम्राज्य का अस्त क्यों हुआ ये आज का विषय नहीं है, लेकिन जब इस कंट्रोल का ये एक संतुलित जो चीज चल रही थी, इसका जब अस्त हुआ, तब ये सभी जो यूरोपियन जो देश थे, थोड़े थोड़े जो अभी तक नियंत्रण में थे, वो अपने सर उन्होंने निकाले। इसके बाद शुरुआत हुई उनकी सब यात्राओं की। ये सभी जो देश थे जो अभी तक रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में थे, वो अपने अपने उनकी जो चाह थी कि इस जो बिजनेस चल रहा है भारत के साथ, हम भी उसका फायदा करें। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये सभी देश, इन्होंने सभी जो यात्राओं की शुरुआत की, जो साहसों की शुरुआत की, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए थी। वो सब देश सिर्फ भारत के पास जाना चाहते थे। अभी तक जो रोमन साम्राज्य ने जिनके थ्रू ये बिजनेस होता था, वो सब उसका शेयर, उसका फायदा कराना चाहते थे। और भारत को मिलने के चक्कर में, भारत के ढूंढने के चक्कर में, भारत जाने के चक्कर में इन्होंने बाकी सब चीजें की। यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोई अफ्रीका में चला गया, किसी ने पूरे दुनिया की पहली सफर की, और हम कहते ग्रेट सिकंदर की, ये सब भारत के लिए था। और आपको एक चीज सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सभी लोग जो निकले थे ना, सभी देश, ये सभी जिस कमोडिटी के लिए निकले थे, जिस चीज के निकले थे, वो थे मसाले। रोमन साम्राज्य एक ऐसा वक्त था कि रोमन साम्राज्य से जहाज भर के सोना जाता था भारत, और वही भारत फिर वो जहाज में से उनमें ये सब मसाले बेचते थे। तो इन मसालों के लिए इस देश की शुरुआत हुई। और दोस्तों, जब ये मध्ययुगीन कालखंड की शुरुआत हुई, ये सभी देशों ने ये साहस दिखाना शुरुआत किया, बिजनेस अपने फायदे के लिए। हमारी परिस्थिति, यानी भारत जिस स्थिति में था और जिस परिस्थिति में ये लोग थे, ये बाकी यूरोपियन राष्ट्र थे, बाकी कोई भी राष्ट्र थे, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। हम तुलना ही नहीं कर सकते। भारत सबसे समृद्ध, सबसे वैभवशाली देश था, और सिर्फ पैसों से नहीं, बिजनेस में तो हम तो बहुत आगे थे ही, लेकिन हर चीज में, हर शास्त्र में, नॉलेज में, ज्ञान में हम आगे थे। और फिर ऐसे राज्य में, ऐसे देश में हर कोई आना चाहता था, और आगे आए भी।
दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ आए, भारत में रहे, कॉलोनीज बनाई और रहे। आई मीन इनफैक्ट आपको हम हमेशा ही अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के 100 साल पहले अगर कोई आए थे फर्स्ट, तो वो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज आए भी पहले, गए भी सबसे लास्ट। हमको आजादी मिली 1947 में, लेकिन पोर्चुगीज कब गए? 1961 में गोवा से। तो पहले पोर्चुगीज आए, बाद में डच आए, बाद में अंग्रेज आए, बाद में डैनिश, फ्रेंच, ये सभी लोग भारत में आए, रहे कई सालों तक। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा इतिहास में तब्दीली हुई। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कैसे? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स स्टुअर्ट, उनको पानी के बाफ के ताकत के बारे में पता चला कि पानी की बाफ क्या कर सकती है, और उन्होंने उसके ऊपर एक यंत्र निकाला, इंजन, जिसको जेम्स स्टुअर्ट इंजन हम कहते हैं। और फिर इस इंजन के साथ ऐसे कुछ मुमकिन हुआ, यानी जिसके लिए पहले 100 आदमी लगते थे वो एक इंजन करने लगा, जिसके लिए 10 आदमी लगते थे वो एक इंजन करने लगा। और फिर शुरुआत हुई इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। फिर हर देश चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करे और उसको बेचे। और उसके लिए क्या लगता था? उसके लिए लगती थी बाफ। और उसके लिए क्या लगेगा? लगेगा फ्यूल, लगेगा ईंधन। और ऐसे उदय हुआ इस फोसाइल फ्यूल, इस जीवाश्म ईंधन। इस जीवाश्म ईंधन से तब से लेके आज तक, यानी 200 साल पहले आसान क्या था और आज भी आसान क्या है? वो है कोयला। तो सबसे ज्यादा उपयोग पूरी हिस्ट्री में अगर किसी ईंधन का हुआ है तो वो कोयला का है। अब इस कोयले के साथ ज्यादा से ज्यादा जितनी भी भाप उस टाइम तैयार की मनुष्य ने कोयले से की, और इसके साथ कई सारे इंडस्ट्री में बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण किया गया, और बड़ा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ी। लेकिन इसके अलावा बिजली का उत्पादन, आई मीन बिजली तैयार करना, तो बिजली भी ऑलमोस्ट सभी जगह जो तैयार हो रही थी वो इस कोयले से वजह से, कोयले के वाष्प की वजह से होने लगी। कुकिंग, खाने का भी जो रसोई में भी कोयले का इस्तेमाल होने लगा। यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन, आप देखेंगे उस टाइम के सभी जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो इस कोयले के वाष्प के ऊपर चलने लगे। और हम देख सकते हैं कि रेलवे गाड़ी आज भी कई जगह ऐसे है कि जो इस कोयले के ऊपर चलने वाले इंजन से चलती है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया की सबसे पहली जो 4 व्हीलर यानी कार है, वो कार किसके ऊपर थी? तो वो कार इस कोयले से जो बिजली बनी उस बिजली के ऊपर चली। कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे ये बिजली बना के बाकी अलग अलग चीज उन्होंने बनाई। तो सबसे पहली कार जो मनुष्य ने इन्वेंट की वो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद ये इंटरनल कंबशन इंजन आया। उसके बाद ऐसे इंजन आया कि जो एक लिक्विड या द्रवरूप फ्यूल पे काम करे, ईंधन पे काम करे। और उसके बाद क्रूड ऑयल की शुरुआत की इस इंटरनल कंबशन इंजन के बाद। और बाद में क्रूड ऑयल का रोल आया। इनफैक्ट क्रूड ऑयल का रोल जो पहले आया वो आया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे ऑफकोर्स अलग अलग चीजें समझी, इंजन में सुधार आ गए, और इस तरह से क्रूड ऑयल का रोल फिर आगे गया, बढ़ने लगा। अभी कुकिंग फ्यूल के बारे अगर आप इतिहास देखोगे रसोई के ईंधन के, तो वो भी एक अलग है, एक रोमांचक है। अभी इसमें हजारों सालों तक हमने लकड़ी और बायोमास का उपयोग किया है। लेकिन कैसे किया? ऐसे नहीं कि गीली हुई लकड़ी या कोई भी लकड़ी आई, कोई भी बायोमास और उसका इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं। मनुष्य ने हमेशा उसके ऊपर भी चारकोल बनाने की विधि वो एकदम एस्टेब्लिश थी, प्रचलित थी। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो बेसिकली चारकोल था, यानी कोयला, लकड़ी ली और लकड़ी को अच्छी तरह से उसका एक जलने वाला अच्छा फ्यूल बनाना, वो प्रोसेस है चारकोल बनाने की। और उस चारकोल से फिर हम खाना बनाते थे। और लेकिन जब से कोयला आ गया तो कोयला बहुत ही सस्ता था, सिंपल था, आसानी से मिलता था, तो वहां से हमने खाने की शुरुआत की। और बाद में आई इलेक्ट्रिसिटी, यानी पहले जो स्टोव थे जो दुनिया में बने वो इस बिजली के ऊपर चल रहे थे। स्टोव कोयले से बिजली बनी और बिजली के ऊपर चलने वाले ऐसे स्टोव थे। उसके बाद है ऑफ कोर्स जैसे क्रूड ऑयल डेवलप हुआ तो केरोसिन के ऊपर, और हमने ये देखे बचपन में जो चल रहे थे। उसके बाद आया एलपीजी। एलपीजी भारत की जो शुरुआत हुई वो 1955 में हुई और धीरे धीरे करके ये बढ़ा। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस पूरी दुनिया में सबसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितने भी डेवलप्ड देश है
उस डेवलप्ड देशों में 70% लोग, 70% परिवार आज की तारीख में नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर शहर में अभी नेचुरल गैस बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत ही सुन करने वाली एक रिपोर्ट है, एक चीज है, इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि नेचुरल गैस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नेचुरल गैस की वजह से हो रहा है। पिछले 10 साल में जितना भी क्लाइमेट चेंज, जितना भी तापमान बढ़ा है, वो इस नेचुरल गैस से बना है, नेचुरल गैस की वजह से बढ़ा है। बिकॉज पिछले 10-15 साल से नेचुरल गैस हमने इस्तेमाल करना चालू किया और तब से तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये रिपोर्ट आईपीसीसी और बाकी ने दी है। तो कैसे कैसे नेचुरल गैस से कोई इतना तापमान कैसे बढ़ सकता है? तो दोस्तों देखो, कोयला जब हम जलाते हैं तो क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमको पता है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उधर है, एक नंबर 1 ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इतने सालों से हम उसका तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आप नेचुरल गैस को उसको जलाते हो तो क्या बनता है पता है आपको? बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। वो नाइट्रस ऑक्साइड जो इस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। 300 गुना। 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड इतनी गर्मी तैयार करेगा जितनी गर्मी तैयार करने के लिए 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, और ये प्रमुख कारण है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आपको पता नहीं कि हेल्थ के लिए कितना कितना खतरनाक है। जितना पोल्यूशन बाहर हवा में होता है ना, उसके 20 से लेके 400 गुना तक इतना ज्यादा पोल्यूशन, प्रदूषण ये नेचुरल गैस कर सकता है। इतना भयानक ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये मैं नहीं कहता, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज कई सारी संस्थाएं जो इसमें काम करती है, जो पर्यावरण में बाकी चीज में, वो सभी अगेंस्ट है नेचुरल गैस में। और ऐसी परिस्थिति आई कि अभी पूरी जो स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट से अभी इसके ऊपर विचार कर रही है। तो दोस्तों ये सभी परिस्थिति में आज भी इस ईंधन और ऊर्जा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इतना ज्यादा महत्व है, ये सेक्टर ऐसा है, ये प्रोडक्ट्स, ये चीजें ऐसी है, ये कमोडिटीज ऐसी है कि इसमें ना कंपटीशन नहीं होता। इसमें नहीं ऐसे होता कि कंपनियां हैं अपना, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ईंधन और ऊर्जा में होता है युद्ध, वॉर, देशों में। ये है दोस्तों, आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन ये जो पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई, आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो कई सारे इतिहासकार बोलते हैं कि ये विश्व युद्ध नहीं, ये ऑयल वॉर था। जब कोयले से हमने ऑयल के ऊपर स्विच करना चाहा, जब पूरी दुनिया उसमें जा रही थी, तो पूरी दुनिया की नजर थी कि कहां ज्यादा क्रूड ऑयल है। और फिर उसके हिसाब से जर्मनी ने, ब्रिटेन ने अपनी अपनी सब भूमिका ली, और तब से शुरुआत हुई ऑयल। ये ऑयल वॉर है। यहां तक कि उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल वॉर्स हुए, जितने भी जियो पॉलिटिक्स हुए, सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल, इस ईंधन और ऊर्जा के लिए। ईरान और इराक में कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका को आने के अंदर। जब दोनों का युद्ध चल रहा था, ईरान और इराक का, क्यों आया वो? क्योंकि उनको इराक का वो ईंधन चाहिए था, वो क्रूड ऑयल चाहिए था, गैस चाहिए था। दोस्तों आज भी रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस ईंधन के लिए है। रशिया नहीं चाहती, रशिया को वो नेचुरल गैस और ऑयल का जो सप्लाई है यूरोप को, वो कंट्रोल में रखना है, और उसके लिए ये युद्ध है। इनफैक्ट चाइना का अभी एक प्लान है। अगर आप देखोगे, चाइना एक रोड बना रहा है, और यहां तक कि चाइना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सी रूट बना रहा है। ये सब कुछ जो चल रहा है ना चाइना का, ये सिर्फ और सिर्फ इस ईंधन और ऊर्जा, इसके ऊपर कंट्रोल के लिए है। खैर, यानी उसके साथ पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर से लेके हर चीज, समुद्र का, उसके स्टेशन वगैरह, सब कुछ इसके लिए है। इस सेक्टर में अगर आज देखोगे आज क्या परिस्थिति है, तो आज ईंधन और ऊर्जा, कितनी भी हम रिन्यूएबल की बातें कर रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं वैसे, लेकिन हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस फॉसिल फ्यूल के ऊपर। आज भी 65% जो ईंधन और ऊर्जा इस्तेमाल होती है, वो बनती है इस क्रूड ऑयल, इस फॉसिल फ्यूल की वजह से। और इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय, भले ही अगर आप डायरेक्टली वॉल्यूम देखोगे तो 12% इसमें आता है ईंधन और ऊर्जा, यानी कमोडिटी के हिसाब से 12% वॉल्यूम है डायरेक्ट ईंधन और ऊर्जा का। लेकिन ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर सेक्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट। सोचिए सीमेंट की फैक्ट्री कैसी चलेगी, स्टील की फैक्ट्री कैसी चलेगी अगर उनको ईंधन और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ऑलमोस्ट ये सभी चीज कंट्रोल करती है ईंधन।
और यही यही चीज है, यही कारण है कि क्रूड ऑयल डिसाइड करता है महंगाई। महंगाई बढ़ेगी, कम होगी, घटेगी, सब कुछ। और इसीलिए जिनके पास ये ताकत है वो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। रशिया के खिलाफ ऑलमोस्ट हर यूरोपियन राष्ट्र में, देश में उनके खिलाफ निदर्शन चल रहे, लेकिन रशिया सुनता ही नहीं, कुछ भी नहीं, जो चाहिए उसको वो करता है, बिकॉज आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस सप्लायर। इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में एमसीएल जो कर रहा है ना, इसका आप समझ नहीं सकते इसकी अहमियत। एमसीएल जो काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में एमसीएल इतनी बड़ी ताकत और बिजनेस बनने वाली है, आप नहीं समझेंगे इसको। बायोफ्यूल की तरफ आज तक लोगों ने कैसे देखा है? बायोफ्यूल है ना, एकदम थोड़ा सा, जो भी आज की तारीख में तैयार हो रहा है ना बायोफ्यूल, वो प्रगत देशों में तैयार हो रहा है, वो अमेरिका में तैयार हो रहा है, यूरोप में तैयार हो रहा है, ब्राजील में तैयार हो रहा है। और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या तैयार ले रहे हो? खाना, अनाज। जो अनाज हो सकता है बाकी देशों के लिए, उससे वो बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? बायोडीजल बना रहे हैं, बायो इथेनॉल बना रहे हैं। डीजल में मिक्स कर रहे हैं, पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, और बेच रहे हो 5%, 10%, और बाकी महंगे बेचते हैं। और ऐसा बायोफ्यूल का धंधा आज तक चालू है। पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम है पूरा इस बायोफ्यूल को लेके, वो है रॉ मटेरियल का। पूरी दुनिया में एक तो ऑयल एंड गैस इतनी बड़ी स्केल में लगता है, और अगर बायोफ्यूल की बात करें तो बायोफ्यूल का रॉ मटेरियल तो 10 गुना होता है। तो कैसे और कहां से लाए? और जो ये राष्ट्र कर रहे हैं ना बायोफ्यूल का निर्माण, उसके अगेंस्ट सब पूरी दुनिया बात करती है। बायोफ्यूल के अगेंस्ट है दुनिया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये बायोफ्यूल आप जिस अनाज से तैयार कर सकते हो, उस अनाज से पेट भर सकता है किसी का। तो फूड वर्सेस फ्यूल, ऐसे ऐसे सब जगह है। ये कचरे से जो बायोफ्यूल वगैरह बनता है ना, ये कुछ गिनती में भी नहीं है दोस्तों। ये इतना थोड़ा सा है जो रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है। और एक्चुअली जब हम बायोफ्यूल करने जाते हैं ना, तो जो कचरा है वो मिक्स है, वो एक तो मिलता नहीं कुछ, और जो भी गीला कचरा उससे कुछ भी नहीं बनता है। मैं आपको बोलता हूँ, जो बिजनेस है उसमें कुछ नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब एमसीएल काम कर रहा है, इसका महत्व समझिए। ऐसी परिस्थिति में जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका महत्व समझिए आप। पूरी दुनिया में कोई किसने सोचा भी नहीं होगा ऐसे स्केल में और ऐसे तरीके से हमें काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने ही पहली बार किया, कोई किसी ने कभी किया नहीं, कभी किसी ने कोशिश नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली जो पॉलिसी आई बायोफ्यूल की भारत में 2006 में आई। 2006 में बायोडीजल और बायोइथेनॉल की पॉलिसी थी, तब से वो कॉर्पोरेट वगैरह तब भी इस पे काम कर रहे थे। आज भी 2018 में आपके सामने पॉलिसी आई है, सतत की पॉलिसी हो, बाकी की पॉलिसी हो, और तब से लेके बाकी की सब जो भी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, वो कर ही रहे हैं ना। अभी पांच साल हो गए, 5 साल में वो भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ हम, आप सुन रहे हैं, आप उसके बारे में पढ़ते भी होंगे कौन एक्चुअली कर रहा है। और इतना ही नहीं, हर राज्य में भी अगर आप देखोगे तो हर राज्य में आज की तारीख में बायोफ्यूल की पॉलिसी है, कर रहे हैं एक बायोफ्यूल के लिए पूरा पूरा सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो एमसीएल कर रहा है वो डिसरप्शन है। जो एमसीएल कर रहा है एक बहुत बड़ी क्रांति है, जिसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशन है, और इस रेवोल्यूशन कैसे और क्यों मैं आपको बताता हूं। इतने सालों से अगर कोई भी कंपनी प्रगत देशों में भी अगर बायोफ्यूल का निर्माण कर रही है, कोई भी कंपनी नहीं दुनिया में जिसका फ्यूल को लेके एक ब्रांड है। हाँ, आप ये पढ़ोगे कि अमेरिका में या यूरोप में ये कंपनी है जो बायोडीजल बना रही है, बायोइथेनॉल बना रही है, किसी का ब्रांड नहीं है, किसी का ब्रांड ही नहीं है। भारत दुनिया में एमसीएल पहली कंपनी है जो एम को ब्रांड लेके इस सेक्टर में आई है। दुनिया में पहली एमसीएल ऐसी कंपनी की जो प्रॉपर कुकिंग सिस्टम लेके आई है, जो प्रॉपर एम पिलेट और एम स्टोव लेके आज आपके लोगों के सामने है। किसी ने अभी तक नहीं किया। इतने साल से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं किया। एमसीएल दुनिया की एकमेव ऐसी कंपनी की जो हजारों स्टार्टअप के साथ ये काम कर रही है, क्योंकि हमें पता है कहां जाना है, क्या करना है। कोई दूसरी कंपनी नहीं। कोई कंपनी 5-10 जो कुछ है प्रोजेक्ट करेगी, किसी कंपनी के साथ पैसा कमाएगी, हमको नहीं करना वैसे कुछ। कोई दूसरी विश्व में कंपनी नहीं जो इस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, हर ग्राम पंचायत अभी आने वाले दिनों में, अभी हम ये एमसीएस कुकिंग सिस्टम पूरी दुनिया के सामने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो।
हमारे ऑथोराइज डीलर होंगे। और हो हमारे ऑथोराइज डीलर कौन होंगे? तो हमारे एमवीपी, हमारे एमयूपी। हर ग्राम पंचायत में हमारे जो ऑथोराइज डीलर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एमवीपी होंगे। हर म्युनिसिपल वार्ड में जो हमारे ऑथोराइज डीलर होंगे सिर्फ और सिर्फ एमयूपी होंगे। एमएसएस प्रमोटर डायरेक्टली काम नहीं करेगा, हम सिर्फ उनके थ्रू करेंगे, हमारे ऑथोराइज डीलर होंगे। 5,000 फैमिलीज ऑन एन एवरेज है हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल मिनिमम ऑन एन एवरेज चलो पकड़ते हैं। अब इस 5,000 लोगों को जब जिंदगी भर जब आपको साल भर एम प्लेट देना है, एम स्टोव देना है, तो आपको अंदाजा नहीं इनकम क्या होगा, होने वाला है। बहुत अच्छा इनकम आपको होगा। लेकिन इतनी बात नहीं है, आपके ग्राम पंचायत में, आपके इस म्युनिसिपल वार्ड में जितने भी कमर्शियल इंडस्ट्री यूजर्स है, कस्टमर्स है, उनको भी तो देना है। आज डोमेस्टिक में 85 रुपए अगर एलपीजी है, यहां तो 120 बन चुका है। तो वो तो पहले आपके ग्राहक होंगे ये करने के लिए। यानी जो आज सड़क पे कोई छोटा सा उससे लेके रेस्टोरेंट तक, होटल तक, ये सभी हमारे ग्राहक है। और ये सभी जो आपके ग्राम पंचायत में हो गए, जो आपके म्युनिसिपल वार्ड में हो गए, ये काम ऑथोराइज डीलर सिर्फ और सिर्फ हमारा एमवीपी होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे एमयूपी होंगे, और ये उनको देंगे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, अगर आप बाकी के किसी भी आज जो इस फॉसिल फ्यूल में डीलरशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस सिर्फ लिमिटेड है कि तो पेट्रोल पंप से है, गैस एजेंसी से है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से है। इससे कई ज्यादा इनकम आप लोगों का होने वाला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हर तरह का फ्यूल हमें रिप्लेस करना है, इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है हमारे ईंधन के साथ। हम जब एमसीएनजी तैयार करेंगे ना और उसको भी बेचेंगे, तो जरूरत नहीं कि पेट्रोल पंप भी डाले। हर गांव में जहां पेट्रोल पंप नहीं है, लोगों को जरूरत नहीं कि लोग अपने पेट्रोल पंप तक जाए, हम जा सकते हैं अपने गाड़ी लेके। ये कोई एकदम आउट ऑफ द वे नहीं है, ऐसा हो रहा है। माउंटेड जो गाड़ियां है, वहां जाके वो अपनी गाड़ियों में आज फ्यूल भरा सकते हैं, जैसे आप करने वाले, आप करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हर तरह का फ्यूल, हर तरह का ईंधन और ऊर्जा की जब बात हो रही है ना, तब उसमें बिजली भी आती है। हो सकता है आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में और म्युनिसिपल वार्ड में जहां जहां बिजली हो, आप तैयार करोगे। ये छोटे छोटे यंत्र में आपको दिखा रहा हूं कि इससे हमारे एमकोल से वो बिजली तैयार होगी। और आप बिजली भी कमोडिटी है, आप बेचो और उससे पैसे ले लो, और ये पैसे अल्टीमेटली हमारे किसान और आपके ही पास जाने वाले हैं। और ये सभी इनफैक्ट एक ग्राम पंचायत में, एक म्युनिसिपल वार्ड में, यानी ये पूरा जो बिजनेस है ना ईंधन और ऊर्जा के, ये पूरा वॉल्यूम का बिजनेस है, स्केल का बिजनेस है। इतना लगता है लोगों को कि आप सोच नहीं सकते। और इसमें अगर काम करेंगे ना, आज अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे भी अगर काम करें, उससे बेहतर इनकम आपकी होने वाली है जब आप सिर्फ एमवीपी और एमयूपी की बात करोगे और हर तरह के फ्यूल को आप रिप्लेस करोगे। रिप्लेस है ना, हमारे किसान करेंगे। रशिया दुनिया को 10% एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में आज जितना ईंधन और ऊर्जा बेचा जाता है ना, 10% रशिया देता है। और इतनी ताकत उसकी बढ़ गई, इतनी ताकत। आज उसका सबसे बड़ा वेपन कुछ है, अस्त्र शस्त्र जो कुछ है, वो ये क्रूड ऑयल है। कुछ भी कर सकता है आज ऐसी परिस्थिति में। आज वो चाइना के साथ उसने वो डील की है, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसी उसकी ताकत है। तो दोस्तों, हमारा जो देश है वो इतना महान है कि 10 नहीं 30% ईंधन और ऊर्जा हम तैयार कर सकते हैं। आप करेंगे, हमारे किसान करेंगे, आप करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, और फिर दिखा देंगे कि भारत क्या चीज है। और मिलके हम फिर से अपने देश को सिर्फ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, सबसे महान, सबसे पावरफुल ऐसा देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय एमसीएल।